जो बात अनिल जी ने कही, राजेश जी ने कही, शायद ये भी एक डर हो कि वेस्टर्न यूपी में जयंत गया तो सत्यपाल मलिक कहीं एक लीडरशिप का जामा अख्तियार ना कर लें और कुछ ऐसा ना हो जाए कि सिंपैथी वोट के चक्कर में कुछ सीटें जो वेस्टर्न यूपी की हम गवा दें, क्योंकि सत्यपाल मलिक को काफ़ी लोग जानते हैं, उनकी ख्याति भी है और जाट समुदाय के अंदर उनका काफ़ी रुतबा भी है और मेरठ से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं और यही वो सारी बेल्ट है मेरठ, मुज़फ्फरनगर, हापुड़ की जो जिसको आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी जहाँ पर काफ़ी प्रभाव है इनका और जहाँ कई जाट बिरादरी के लोग जयंत के जाने से नाखुश भी हैं, तो शायद उनको अल्टरनेट मिल जाए। तो यही बीजेपी शायद नहीं चाहती होगी कि उनका नाम बदनाम कर दो। कमाल की बात है, जो व्हिसल ब्लोअर है उसी को मारने के चक्कर में है और जिस अनिल अंबानी को बुलाना है या राम माधव को बुलाना है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अब राम माधव तो क्या बड़ी माँ का बेटा है ना, उसके ऊपर कैसे हाथ डाल लेंगे साहब? वो तो उसका काम तो फाइलें ले जाना था। तो पीडीपी के साथ समझौता भी उसने कराया था। तो एक्चुअली सारे काम तो वही करा के गया था वो। तो वो तो ही वाज़ मोर लाइक ए जो एक बार सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि वो तो एक बीच का आदमी था वो। इधर का फाइल उधर पहुँचाना, उधर का मैसेज इधर देना, तो ही वाज़ डूइंग दैट जॉब। उसको नहीं बुलाया जाता है। तो कहीं न कहीं सत्य की तो हार हो ही रही है ना देखा जाए तो। और सत्य जब जीतेगा तब तक तो झूठ 100 साल तक मज़े मार चुका होगा सर। राकेश जी। हाँ, धन्यवाद। और राजीव, देखिए, अभी राजेश जी ने एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी कि सत्य बोलने वालों का क्या हश्र इस देश में हुआ है। और अनिल जी भी संकेत करके गए थे कि सरकार सतपाल मलिक के बातचीत से, उनके पोस्चर से घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये डर ही है जो कि सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक के जरिए एक सत्य बोलने की जो हमारे भारत की परंपरा है उस पर हमला कर रहे हैं। अब हमारी सरकार जानती है कि सत्य एक तो यथार्थ होता है, उसका वजूद होता है, और झूठ का कोई वजूद नहीं होता, उसके कोई पैर नहीं होते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल सिलसिलेवार और बड़ी योजना के साथ सतपाल मलिक पर हमलावर हुई है। इसमें मुझे कोई हैरानी इसलिए नहीं हुई कि ये तो शुरू से हो रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री और उनके हनुमान संकट मोचक हमारे गुजरात से ही आते हैं, अमित शाह साहब की जोड़ी इस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभाल रही है, तब से आप देखेंगे कि एक एक लंबी फहरिस्त, राजेश जी ने कुछ नाम उसमें छोड़ दिए थे। जैसे मुझे यशवंत सिन्हा का नाम याद आता है, मुझे शांता कुमार का नाम याद आता है, मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम याद आता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ठकुर सुहाती करने से मना किया, तो उन पर हमले किए गए। हमले करके या तो उन्हें वो बेचारे निराश होकर घर बैठ गए, या उन्होंने पार्टी छोड़ दी, या उन्होंने राजनीति छोड़ दी। दरअसल क्या होता है कि सत्य की जो फौज है उसको इकट्ठा होने में बहुत वक्त लगता है। और ये वक्त लगने में, जैसा आपने कहा कि जब तक सत्य उजागर होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या हो रहा है कि सब चीजें बड़े ढंग से एक्यूमुलेटेड हो रही हैं। जैसे इंडिया गठबंधन का बिखरा बिखर, जैसे चंडीगढ़ के महापौर चुनाव में रंगे हाथों घालमेल करते पकड़े जाना, जैसे धन जुटाने के लिए जो इलेक्टोरल बोर्ड थे उनका असंवैधानिक घोषित हो जाना, तो ये सच की सेना अब धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो इसका इसका पहला मुहाना सतपाल मलिक बने हैं, और उन पर चोट करके बाकी के लोगों को ये संकेत दिया जा रहा है कि देखिए, आप इस रास्ते पर मत चलिए जिस रास्ते पर सतपाल मलिक चले हैं। सतपाल मलिक को कुचलने की कोशिश है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि सतपाल मलिक उस लोहे के बने हुए हैं जिसको आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता। और जब सरकार ने सारी कोशिशें कर ली उन्हें तोड़ने की, उनकी जुबान बंद करने की, उनके लिए ताले भी खरीदे होंगे जुबान पर लगाने के, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो ये अंतिम प्रहार किया गया है। तो ये एक आत्मघाती प्रहार है, और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही समय पे सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार इस समय बिल्कुल ऐसे करार पर, जिसको कहते हैं ढलान पर खड़ी है। आप धक्का मारिए तो नीचे गिर सकती है। किसान मोर्चे पर है, सतपाल मलिक मोर्चे पर है, और बाकी का जो समाज है, युवाओं का समाज है, वो मोर्चे पर है। आप देखेंगे कि अब इस समय जहाँ जो आगामी लोकसभा चुनाव का मुख्य कुरुक्षेत्र बनने वाला है, उत्तर प्रदेश
वहाँ पर आप देखेंगे कि अखिलेश और राहुल गांधी की टीम में समझौता हो गया। बिहार में तेजस्वी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देख लें, तो लगेगा कि ये तो आने वाली सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और निश्चित तौर पर अब जो 10 साल की सत्ता जो झूठ के आधार पर टिकी है, जो धर्म के ध्वजाओं को लेकर के आज भी खड़ी है। काशी में आज संत रविदास की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा था, वहां भी झूठ परोसा जा रहा था। मैं वो भाषण यहाँ आने से पहले सुन रहा था। तो आप देखेंगे कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और अंततोगत्वा भले ही ये रास्ता लंबा है, इसमें सत्य की विजय होगी। सत्य की विजय इसलिए होगी कि सत्य का अस्तित्व है। वो जो मलिक साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार हुआ है। आपने राम माधव की बात की, राम माधव हो या राम माधव की ही बिरादरी के एक संजय जोशी भी हुआ करते थे, वो भी मोदी जी के रडार पर आए और निपट गए। तो ये बात ठीक है, एक के बाद एक फौजी गिरेगा, लेकिन उस सत्य को बोलने वाले की कमी इस देश में नहीं है। झंडे उठाए जाएंगे और निरंतर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर ये लड़ाई रुकती, सत्य की लड़ाई रुकती, अगर राहुल गांधी 18-18 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद डर के घर बैठ जाते, तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी आपको देखने को नहीं मिलती। ये निश्चित तौर पर हारी हुई, मन से हारी हुई सरकार का अंतिम अमोघ अस्त्र है। लोगों को डराओ, लोगों को गिरफ्तार करो, लोगों को मामलों में फंसाओ, और फिर भी न माने तो उनके लिए जो गुजरात में फार्मूले अख्तियार किए गए, उन्हें रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटाने के लिए कई तरीके हैं। आप मुठभेड़ में मार दो, आप जहर दे दो, आप उनको जेलों में सड़ा दो। तो ये सिलसिला चलेगा, इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सतपाल मलिक के खिलाफ जो ईडी का इन्होंने अपना अस्त्र इस्तेमाल किया है, उससे देश की जनता और ज्यादा संगठित होगी सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ, और इस लड़ाई में और नई धार आएगी। दिनेश।